हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई सर्कुलर एंड आरबीआई इन न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज़ से। तो यहाँ पे बात हो रही है आरबीआई की एक एनुअल रिपोर्ट जो कि आरबीआई पब्लिश करता है, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। इस रिपोर्ट में बताया जाता है जो हमारे बैंक्स हैं उनकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उनकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है इंडिया में। तो इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें शेड्यूल कमर्शियल बैंक की, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है, मेंटेन CRAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बोल लो या फिर कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशो बोल लो। ये कितना मेंटेन करना पड़ता है? मिनिमम बेसिल का नॉर्म है कि भाई CRAR मेंटेन करना पड़ेगा 8%। ठीक है। और आरबीआई कहता है कि हम एक स्टेप आगे चलेंगे और हम मेंटेन करेंगे 9%। तो यहाँ पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक मेंटेन कितना कर रहे हैं? अप टू सितंबर 2024 तक की बात की जाए तो 16.8%। अब CRAR क्या होता है ये हमने बैसल नॉर्म की बैंकिंग अवेयरनेस वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ रखा है, फिर भी मैं ब्रीफ आइडिया देता हूँ। CRAR में क्या होता है, बैंक को ना जो रिस्क होता है, रिस्क क्या होता है, जो बैंक लोन्स बांटता है उस पर एक अवेटेड रिस्क होता है। जैसे कि अगर आप हाउस लोन दे रहे हो तो उस पर समझ लो आप हाउस लोन पे 80% का रिस्क है। 80% मतलब अगर आप 100 रुपए का लोन दे रहे हो तो आप उसको रिस्क कितना मानोगे? 80 रुपए का। ऐसे आप वेटेड रिस्क निकालते हो सभी लोन्स को और उसको रखते हो डिनोमिनेटर में। उसको रखते हो, वेटेड रिस्क को रखते हो डिनोमिनेटर में, और ऊपर आती है टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल इनटू 100। तो ये होना चाहिए बैंक का कितना? मिनिमम 9%, जिसमें से टीयर 1 कैपिटल जो होगी वो कितनी होगी? 7%। और टीयर 2 कैपिटल जो होगी वो कितनी होगी? 2%। और टीयर 1 कैपिटल की बात करूं तो इसको भी आगे बाइफरकेट किया गया है। टीयर 1 कैपिटल में भी क्या है? कॉमन इक्विटी टीयर 1 जो कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए? 5.5%। और जो एडिशनल टीयर 1 कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए? 1.5%। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया? 7%। तो 7% टीयर 1 कैपिटल होनी चाहिए और 2% टीयर 2 कैपिटल होनी चाहिए। और यहाँ पे बात करें अगर हम कैपिटल कंजर्वेशन बफर की, एक CCB अलग से बोल दिया बैसल 3 नॉर्म्स को कंप्लाई करने के लिए, वो कितना मेंटेन करना पड़ेगा? 2.5%। तो टोटल CRAR की बात करूं मैं तो टोटल कितना हो गया अब? 9% तो पहले था ही, साथ में कैपिटल कंजर्वेशन बफर अलग से मेंटेन करना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो गया? 11.5%। तो यहाँ पे बैंक मेंटेन कितना कर रहे हैं? 16.8%। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बैंक जो है वो हेल्दी होंगे। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की। तो जो बैंक्स है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है? अगर हम ROA की बात करें तो वो है 1.4%। और ROE की बात करें तो ये कितना है? 14.6%। अब यहाँ पे कंसेप्ट है कि ROA होता क्या है और ROE क्या होता है। अगर मैं बात करूं ROA की, RO होता है रिटर्न ऑन एसेट्स। बैंक के एसेट्स क्या हैं? जो बैंक लोन बांटता है। फिर जो बैंक अपने एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हो गया या किसी कंपनी में हो गया या शेयर्स में हो गया, उसमें इन्वेस्ट करता है, वहां से जो उसको रिटर्न मिलती है, ठीक है, वो कितनी है? उन एसेट्स के मुकाबले उसको रिटर्न कितनी मिल रही है, ये होता है ROA। तो ROA कैलकुलेट कैसे होता है आपका? ROA कैलकुलेट होता है आपका नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट, जितनी बैंक की एसेट्स है उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है वो कैलकुलेट होता है आपका ROA। और ROE क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE होता है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको कैलकुलेट करते हैं आपकी नेट इनकम अपॉन एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। और जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज दो फ्रेंड है, एक है ए, एक है बी। ठीक है। एक है ए, एक है बी। इन दोनों ने एक बिजनेस खोला XYZ। अब इस बिजनेस में ए ने लगाए 1000 रुपए, बी ने लगाए 1000 रुपए। ठीक है। और एक साल बाद इनको प्रॉफिट हुआ समझ लो 500 रुपए का। तो ROE कितना होगा? 500 अपॉन 2000। जो दोनों ने पेड अप कैपिटल लगाई है, ठीक है, वो क्या है? इनकी एक तरीके से इक्विटी है। तो वो क्या है आपका? ROE कैसे कैलकुलेट होता है? जितना आपका नेट प्रॉफिट है अपॉन एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। तो यहाँ पे एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी कितनी होगी आपकी? 1000 इसने लगाए, 1000 इसने लगाए, टोटल कितना हो गया? 2000। तो ये कितना आ गया आपका? लगभग 1/4। 1/4 यानी कि 20% का इनको क्या हुआ? 20% का इनको ROE मिला। तो यहाँ पे बैंक्स का ROE कितना है? 14.6%। ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा बैंक के लिए। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे GNPA की। GNPA क्या आपका? ग्रॉस NPA। NPA तो हम समझ रहे हैं क्या होता है?
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो लोन जिसकी कोई 90 दिन तक कोई किस्त नहीं आती है, वो 91 डे पे क्या हो जाता है, एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। तो जीएनपीए क्या हो गया, ग्रॉस एनपीए, टोटल एनपीए कितना है बैंक का, तो वो काफी ज्यादा डिक्लाइन कर गया है और 13 सालों में सबसे लोएस्ट पे पहुंच गया, कितना है 2.5%, अगर हम बात करें सितंबर मंथ की, और 2.7% अगर आप बात करें हम मार्च 2024 की। वहीं अगर हम बात करें नेट एनपीए, नेट एनपीए कितना आ गया 0.57% सितंबर 2024 में, और 0.62% था ये कब, मार्च 2024 में। अब ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में फर्क क्या है, देखो ग्रॉस एनपीए तो हम समझ गए, जो बैंक का पूरा आपका जो एनपीए टोटल एनपीए है जो कि खराब हो रखा है लोन, जो बैड लोन है, वो टोटल कितना है उसको हम बोलेंगे ग्रॉस एनपीए। वही नेट एनपीए क्या होता है, एनएनपीए जो है वो क्या होता है आपका, जो आपका ग्रॉस एनपीए है उसमें से आप क्या कर दोगे माइनस प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग मतलब बैंक स्टार्टिंग में ही, हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही कुछ पैसा अलग से साइड में रखता है कि भाई मैं इस साल इतने लोन का टारगेट है मेरा, तो जाहिर सी बात है उसमें से कुछ लोन जो है वो खराब होंगे, तो उस खराब जो होंगे लोन उनको कंपनसेट करने के लिए बैंक अलग से ही कुछ अमाउंट पहले से ही रख लेता है और उसको बोलता है प्रोविजन। तो जब हम ग्रॉस एनपीए में से प्रोविजन को माइनस कर देते हैं, वो हमारा निकल के आता है नेट एनपीए। तो नेट एनपीए आपका हमेशा ग्रॉस एनपीए से कम होगा, क्यों, क्योंकि उसमें हम प्रोविजनिंग जो है उसकी हिस्सेदारी को माइनस कर देंगे। और अगर हम बात करें एनपीए की, तो सबसे ज्यादा एनपीए किसकी वजह से हुआ है, आपके एग्रीकल्चर लोन की वजह से, बेसिकली आपके केसीसी लोन की वजह से। क्योंकि केसीसी लोन देखो आपका एक तरीके से अनसिक्योर्ड लोन होता है, अब तो इसको लिमिट भी बढ़ा दी है सरकार ने रिसेंटली, 3 लाख कर दिया है। तो इसमें होता क्या है आपका, देखो जैसे समझ लो आपने 50,000 का लोन लिया है जमीन के ऊपर, तो जो आपकी गिरवी रखी जाती है ना, वो क्या रखी जाती है, फसल। हाइपोथिकेशन जो होती है वो फसल की होती है, जो आप क्रॉप उगाते हो उसकी हाइपोथिकेशन होती है, ना कि जमीन की होती है। तो बाई चांस कल को आप लोन नहीं दोगे तो वो आपकी जमीन को कुछ नहीं करेंगे 50,000 के लोन के लिए, वो आपकी फसल लेकर जाएंगे, और जमीन में फसल होगी नहीं तो वो पैसा कैसे रिकवर करेंगे। तो इसलिए बेसिकली आपके जो एग्रीकल्चर केसीसी लोन जो होते हैं वो आपके ज्यादा एनपीए का रीजन बनते हैं, और ये कितना है 6.2%। ठीक है सर, सिक्स जो भी आपका एनपी हो रहा है उसमें से सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर की, और सबसे कम हिस्सेदारी किसकी है, रिटेल लोन की, वो कितना है 1.2%। अच्छा, हमने जो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसमें हमने बैंकिंग अवेयरनेस में ये चीज भी पढ़ी थी कि बैंक को जो है जितने भी लोन करता है उसमें से कुछ लोन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में करने पड़ते हैं बैंक को। तो यहाँ पे बैंक का टारगेट कितना होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का, 40%। उसको जो भी लोन कर रहा है उसमें से 40% लोन जो है वो जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में करने पड़ेंगे। और ये 75% का टारगेट किसका है, 75% टारगेट होता है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर 100 रुपए का लोन कर रहा है तो उसको 75 रुपए का लोन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में करना पड़ेगा। बाकी पब्लिक प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स को 100 रुपए में से 40 रुपए का लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी होता है बैंक्स के लिए। तो यहाँ पे बैंक्स ने क्या उस टारगेट को फुलफिल किया है, बिल्कुल किया है। पब्लिक सेक्टर बैंक को 40% करना था, इन्होंने 42.6 किया है। प्राइवेट सेक्टर बैंक को 40% करना था, इन्होंने 47.4 किया है। फॉरेन बैंक्स को 40% करना था, इन्होंने 41.6 किया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75% करना होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में इन्वेस्ट, इन्होंने 90.6 किया है। और अगर हम कंप्लीट शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो इन्होंने 45% किया है इन्वेस्ट। अब यहाँ पे एक चीज और है, बाई चांस कोई बैंक जो है वो अपना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट पूरा नहीं कर पाए तो क्या होता है, उस पर पेनल्टी लगती है, वो तो बात अलग है। पर बाय चांस वो उसको पूरा करना चाहे और कुछ नंबर से शॉर्टफॉल रह रहा है, तो एक तो तरीका है या तो वो पेनल्टी भर दे, दूसरा वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट कर दे। और ये टोटल 4 होते हैं आपके। पहला होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट एग्रीकल्चर के लिए, फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, फिर होता है आपका माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए, और लास्ट होता है आपका जनरल। ये 4 आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट मिल रहा है। सपोज एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, जैसे पीएनबी रख लेते हैं, इनका टारगेट था कि इनको 40% जो है वो लैंड करना है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, पर किसी कारणवश ये 38% ही कर पाए। अब 2% का शॉर्टफॉल है, या तो ये पेनल्टी भर दे, या तो ये इनमें से किसी एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर ले, इनमें से कोई एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट परचेज कर ले, उससे भी क्या होगा, इनका टारगेट मैच कर जाएगा 40% का। ठीक है, तो ये तो थी बैंक्स की बात। यहाँ पे एक चीज और है, एनबीएफसी की बात है। एनबीएफसी ने अपना CRAR जो मेंटेन कर रखा है वो कितना है, 26.9%। ठीक है, और एनबीएफसी को CRAR मेंटेन करना पड़ता है 15%, ये मैंडेटरी है, और उन्हें किया कितना है
6.9%। तो ये था आपका रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, और ये साल में एक बार पब्लिश की जाती है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है हमारी रिपोर्ट आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और ये आरबीआई साल में 2 बारी पब्लिश करता है फॉर द मंथ ऑफ जून एंड दिसंबर। अब ये होती है आपकी बाय मंथ, मतलब बाय एनुअली रिपोर्ट, साल में 2 बारी पब्लिश होती है। वहीं जो पिछली रिपोर्ट थी हमारी ट्रेंड एंड प्रोग्रेस वाली, वो एनुअल रिपोर्ट होती है, साल में एक बारी पब्लिश होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, इसको बनाता कौन है? ये बनाई जाती है हमारी एफएसडीसी द्वारा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सन 2010 में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रघुराम राजन कमेटी, जो कि फॉर्म हुई थी आपकी 2008 में। रघुराम राजन कमेटी फॉर्म हुई थी, उसकी रिकमेंडेशन पे ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की फॉर्मेशन हुई है। इसको चेयर कौन करता है? इसको ये चेयर की जाती है बाय फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। ये चेयर की जाती है बाय फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। अब एफएसडीसी ने क्या किया है? एक अपनी सब कमेटी भी बनाई है। एफएसडीसी ने एक अपनी सब कमेटी भी बनाई है, जिसको चेयर कौन करता है? आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना इसके साथ। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ये क्या बोल रही है हमारी? ये बोल रही है कि जो इंडिया की जीडीपी रहने वाली है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025, वो कितनी रहने वाली है? 6.6%। और अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट हाफ की बात करें, मतलब अप्रैल 2024 से लेकर सितंबर 2024 तक इंडिया की जीडीपी कितनी रही है? 6%। और ये मार्च 2025 तक कितनी रहने वाली है? 6.6%। वहीं गवर्नमेंट की डेट टू जीडीपी रेशो की बात करें, मतलब जीडीपी के मुकाबले गवर्नमेंट के ऊपर कितना कर्जा है, तो वो काफी डिक्रीज हो रहा है। अगर हम बात करें 2020-21 की, तब ये था 62.7%। अब ये घट के कितना हो गया? 56.8%। ठीक है, फिर वहीं अगर हम ईसीबीज की बात करें, ईसीबीज क्या है? आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। बेसिकली क्या होता है? जो इंडिया की कंपनी बाहर से पैसा उधार लेती है, वो किसके थ्रू लेती है? ईसीबीज के थ्रू। ये हमने प्रॉपर डिस्कस किया है कैपिटल मार्केट के पार्ट 2 में। ठीक है, उसमें आपको हेजिंग भी मिल जाएगी, ईसीबी भी मिल जाएगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होता क्या है और कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो, जो हमारी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो रही है, उसको प्रॉपरली हेज नहीं किया जा रहा है। हेज मतलब आप अपनी जो चीज है उस पर ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए उसकी क्या करते हो? आप हेजिंग करते हो, ताकि उसका जो लॉस है वो लिमिटेड रहे, ज्यादा लॉस में ना चली जाए, इसलिए आप हेजिंग करते हो उसकी। तो यहाँ पे प्रॉपर हेजिंग नहीं हो रही है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की। हेजिंग के दो ऑप्शन है, जैसे आप ऑप्शंस परचेज कर लो या स्वैप एग्रीमेंट्स कर लो। ठीक है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? अपनी चीज की हेजिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की हेजिंग नहीं हो रही है, और अनहेज्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कितनी पहुंच गई है? 65.49 बिलियन यूएस डॉलर की। ठीक है, तो जो काफी बड़ा अमाउंट है। अब यहाँ पे देखिए, बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ने भी डाटा दिया है आपका ग्रॉस एनपीए का। तो यहाँ पे देखो, ग्रॉस एनपीए कितना है? 2.6%। वही हमने पिछली स्लाइड में कितना पढ़ा? 2.5%। रिपोर्ट्स ऑन बैंकिंग प्रोग्रेस एंड ट्रेंड्स के हिसाब से 2.5% है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से 2.6% है। वही नेट एनपीए की बात करें तो यहाँ पे 0.6% है, वहाँ कितना था? 0.57%। ठीक है, आरओए दोनों में बराबर है, 1.4%। फिर सीआरएआर की बात करूं तो यहाँ पे 16.7% है, वहाँ कितना था? 16.8%। अब यहाँ पे एक चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि देखो, दोनों चीजें, दोनों रिपोर्ट्स बता एक ही बात रही हैं, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग क्यों आ रही है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं रिपोर्ट्स बैंक ट्रेंड एंड बैंकिंग, जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ी, उसकी बात करूं, और यहाँ पे एफएसआर की बात करता हूं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दोनों की वैल्यू में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि देखो, जो ट्रेंड एंड बैंकिंग रिपोर्ट जो है, वो क्या बताती है आपको? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की डाटा दे रही थी। वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में क्या आ गया आपका? पब्लिक सेक्टर बैंक आ गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक आ गया, फॉरेन बैंक्स आ गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक आ गए। ठीक है, ये सारे बैंक्स आ गए इसमें। ठीक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में। वहीं एफएसआर की बात करूं तो ये भी आपको शेड्यूल कमर्शियल बैंक का ही डाटा दे रही है, पर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक को इंक्लूड नहीं कर रहा है इसमें, इसलिए आपकी वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें आपके सारे बैंक्स इंक्लूड है, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सारे इंक्लूड है। कौन सी? जो पिछली स्लाइड में हमने रिपोर्ट डिस्कस की। वहीं एफएसआर की बात करूं तो इन्होंने भी सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को इंक्लूड किया है, एक्सेप्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसलिए आपकी वैल्यूज में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां तक तो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ ही लिया था, सीआर एआर तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट एलसीआर की, लिक्विडिटी कवरेज रेशो।
अब यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 128.5%। और वहीं अगर मैं रिपोर्ट्स एंड ट्रेंड्स की बात करूं उसके लिए कितना है डाटा 128.6%। ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी इंक्लूड करता है। अब लिक्विडिटी कवरेज रेशो होता क्या है? लिक्विडिटी कवरेज रेशो बेसिकली होता क्या है? तो ये होती है आपकी रेशो। रेशो किस चीज की? कि अगले 30 दिन में, नेक्स्ट 30 डेज में आपका कितना आउटफ्लो होने वाला है कैश का। आपका आउटफ्लो कितना होने वाला है कैश का, बैंक से कितना पैसा निकलने वाला है, क्योंकि कुछ एफडी मैच्योर होंगी, कुछ आरडी मैच्योर होंगी। ठीक है, फिर अगर जैसे फेस्टिवल सीजन है तो आपको पता होगा कि भाई कुछ लोग अपना सेविंग्स भी निकाल के लेके जाएंगे। ठीक है, तो वैसे आपका लगभग कितना नेक्स्ट 30 डेज में कितना आउटफ्लो होने वाला है कैश का, वो है आप एक एवरेज निकाल के रखोगे। और ऊपर रखोगे आपके पास कितनी लिक्विड एसिड्स है, कितनी हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड्स है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड्स कितनी है आपके पास। ठीक है, इसका रेशो होता है आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशो। बेसिकली आपके पास जो डिमांड आ रही है उसको फुलफिल करने के लिए लिक्विडिटी है कि नहीं, बेसिकली इसका मेजर किया जाता है लिक्विडिटी कवरेज रेशो में। और ये 100% से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, 100% से ज्यादा होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका पीसीआर परसेंटेज। पीसीआर क्या है आपका? प्रोविजन कवरेज रेशो। पीसीआर क्या है आपका? प्रोविजन कवरेज रेशो। और ये क्या होता है आपका कि बैंक ने टोटल प्रोविजन कितना रखा है, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। ग्रॉस एनपीए में और नेट एनपीए में क्या फर्क होता है? नेट एनपीए जो है वो क्या होता है आपका? बेसिकली ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजंस, यही तो होता है हमारा नेट एनपीए। तो ये प्रोविजंस क्या होते हैं? जो हम अलग से पैसा रखते हैं कि भाई हमारे भविष्य में लोन खराब हो सकते हैं, उसके लिए हम पहले से ही तैयारी करके रखते हैं और अलग से पैसा रखते हैं, उसको बोलते हैं प्रोविजंस। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो क्या होता है? टोटल प्रोविजंस अपॉन आपका ग्रॉस एनपीए। तो ये कितना आपका 77%। मतलब अगर 100 रुपए का लोन आपका एनपीए हो रहा है तो हमारे पास 77 रुपीज पहले से ही प्रोविजन के रूप में रखे गए हैं। तो बैंक को इतना हार्ड टाइम फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 100 रुपए में से 77 रुपए की तैयारी बैंक ने पहले ही कर रखी है। तो ये होता है आपका प्रोविजन कवरेज रेशो। नेक्स्ट है आपका लास्ट स्लिपेज परसेंटेज। स्लिपेज परसेंटेज क्या होता है आपका? कि आपके फ्रेश एनपीए कितने हुए हैं, फ्रेश एनपीए कितने हुए हैं अपॉन टोटल स्टैंडर्ड एसेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तब आपकी टोटल स्टैंडर्ड एसेट्स कितनी थी, और ऊपर आ जाएगा आपका उस साल में, उस फाइनेंशियल ईयर में टोटल एनपीए कितने हुए हैं। तो ये होता है आपका स्लिपेज परसेंटेज। तो जितना कम ये होगा उतना बैंक के लिए अच्छा है, मतलब उतने कम लोन खराब हो रहे हैं बैंक के, ये मतलब होता है स्लिपेज रेशो का। तो ये कम होना चाहिए। तो ये कितना है 1.4%। ठीक है, तो ये थी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये दो रिपोर्ट्स बड़ी थी, फिर आगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी एफआरएसबी की। एफआरएसबी क्या होता है आपका? फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स। अब ये जो बॉन्ड्स होते हैं इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स नहीं होता, वो फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग मतलब वो टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है, टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है। और ये जो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड होता है इसकी मेच्योरिटी कितनी होती है? इसकी मेच्योरिटी होती है 7 ईयर्स की। 7 ईयर्स की इसकी क्या होती है? मेच्योरिटी। मिनिमम कितने अमाउंट का आप ये फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड परचेज कर सकते हो? तो मिनिमम 1000 रुपए का फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड आप परचेज कर सकते हो। और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप जितना लेना चाहो उतना ले सकते हो एफआरएसबी। अब ये जो एफआरएसबी है इस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो टैक्सेबल होता है, ये चीज याद रखना। जो एफआरएसबी पे इंटरेस्ट लगता है वो टैक्सेबल होता है। प्रिंसिपल पे कभी कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, प्रिंसिपल पे कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होगा, बस आपके इंटरेस्ट पे टैक्स डिडक्शन हो सकता है, टीडीएस कट सकता है। ठीक है, अगर आप उस स्लैब में आते हो। अब यहाँ पे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आरबीआई ने कितना अनाउंस किया इस बरी के लिए, 6 महीने के लिए 8.05%। अब ये जो आप एफआरएसबी परचेज करते हो इसमें क्या होता है, आपका जो प्रिंसिपल है उस पे आपको 2 बार साल में इंटरेस्ट मिलता है 6-6 महीने के लिए। ठीक है, पहला आपको देखो 1 जनवरी से लेके 30 जून तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8.05%। तो मतलब 1 जुलाई को आपको ये 6 महीने का इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। फिर जुलाई से लेकर दिसंबर का अनाउंस कराएगी आरबीआई और वो 1 जनवरी को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मतलब 6-6 महीने बाद आपको आपके प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है आरबीआई ने? 8.05%। और जो आपका एफआरएसबी होता है ना, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है ये हमेशा जो भी हमारा पोस्ट ऑफिस का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है ना उससे 0.35% एक्स्ट्रा होता है।
तो यहाँ पे देखिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है 7.70%। इसमें आप 0.35% ऐड कर दो तो ये कितना हो गया 8.05%। तो जो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड होते हैं इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा जो आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है उससे 0.35% एक्स्ट्रा लगता है। अब यहाँ पे एक चीज और है, जो ये फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड है क्या आप इसको बीच में तोड़वा सकते हो? तो ये फैसिलिटी सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को दी गई है। और वो भी कैसे? अगर आपकी एज 60 से 70 साल है तो आपको ये जो FRSB है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स जो है ये आप 6 साल बाद विड्रॉल कर सकते हो, 6 ईयर बाद। अगर आपकी एज 70 से 80 के बीच में है तो आप 5 साल बाद इसको विड्रॉल कर सकते हो। और अगर आपकी एज 80 से ज़्यादा है तो आप 4 साल बाद इसको विड्रॉल कर सकते हो। वैसे लॉक इन पीरियड कितने का है? 7 साल का। मतलब आपको पैसे जो कंप्लीट मिलेंगे वो कितने साल बाद मिलेंगे? 7 ईयर्स बाद। पर सीनियर सिटीजन्स को प्री मेच्योर विड्रॉल की अलाउड किया गया है। मतलब सीनियर सिटीजन जो है जिनकी एज 60 साल से ऊपर है वो इसको बीच में तुड़वा सकते हैं। और वो भी कैसे? अगर आपकी एज 60 से 70 के बीच में है तो आप 6 साल बाद तुड़वा सकते हो, 70 से 80 के बीच में है तो आप 5 साल बाद तुड़वा सकते हो, और 80 के ऊपर है तो आप 4 साल बाद भी इफ फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड को तुड़वा सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग के तहत। अब यहाँ पे क्या है, देखो CICs है इंडिया में। CICs क्या होता है आपका? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। टोटल कितनी है इंडिया में? टोटल है आपकी चार कौन कौन सी हैं? एक होगी आपकी सिबिल, दूसरी होगी आपकी इक्वाफेक्स, तीसरी होगी आपकी एक्सपीरियन, और चौथी होगी आपकी क्रिफ हाई मार्क। ये चार जो है ये क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। बेसिकली इनका काम क्या होता है, जैसे कि आप बैंक में गए और आपने कहा जी मेरे को लोन चाहिए, तो बैंक वाला क्या बोलेगा? अपना पैन कार्ड देना। फिर वो आपका पैन कार्ड डालेगा इस किसी एक कंपनी की साइट में और आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री आ जाएगी कि आपने पहले कभी लोन लिया है तो कितने रुपए का लिया है, उसको आपने ढंग से चलाया है कि नहीं चलाया है। वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? इन चार में से किसी भी एक आप कंपनी की साइट पर डाल दो। ठीक है, आपकी आईडी पासवर्ड, बैंक्स की आईडी पासवर्ड बनी होती है, आप वहां पर जाके अपना किसी भी कस्टमर का पैन नंबर डालिए और उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का काम। अब यहाँ पे RBI ने क्या बोला है कि CI क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स जैसे कि जो बैंक हो गए, NBFCs होगी, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, ठीक है, जो कि आपको लोन देते हैं, जो लोन देते हैं उनको बोलते हैं CIs। तो सारे CIs को क्या करना पड़ेगा? कंपल्सरी है उनके लिए। अब ये सिर्फ किसी एक का पार्ट बन के नहीं रहेंगे, इनको चारों पे अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। चारों साइट्स पे अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, चारों कंपनीज के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और चारों के साथ अपने कस्टमर्स की क्रेडिट हिस्ट्री शेयर करनी पड़ेगी। सभी साइट्स पे अपने कस्टमर्स की क्रेडिट हिस्ट्री शेयर करनी पड़ेगी, जिसको अब इनको जब ये इनके मेंबर बनने तो इनको एनुअल फीस कितनी देनी पड़ेगी? 10,000 से कम होगी, और आपको रिन्यूअल फीस कितनी होगी? 5,000। ये इतना काम का नहीं है, ठीक है, बैंक के लिए कुछ भी अमाउंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो भी आपके क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, क्रेडिट इन्वेस्टर्स हैं जो लोन बांटते हैं, जैसे बैंक हो गया, NBFCs हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, जो कि लोन बांट रहे हैं, उन सबको अपने आप को इन चारों CICs पे रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को, और अपने कस्टमर्स की सारी इंफॉर्मेशन, क्रेडिट सभी कस्टमर्स की नहीं, जो क्रेडिट ले रहे हैं, जो आपसे लोन ले रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन इन चारों कंपनीज के साथ शेयर करनी पड़ेगी। और उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, 3 फॉर्म्स बनाए गए हैं। फॉर्म 1 जो कि क्या रखेगा? कंज्यूमर सेगमेंट के लिए होगा, ठीक है। फॉर्म 2 कमर्शियल सेगमेंट के लिए होगा, और फॉर्म 3 आपका माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट के लिए होगा। अब ये रिपोर्टिंग कैसे होगी? 14 दिन की फोर्टनाइट बेसिस पे, मतलब जैसे आज 1 तारीख है तो 1 से लेके 15 तक का आप सारा डाटा इकट्ठा करोगे। फोर्टनाइट मतलब 14 दिन होता है, ठीक है। तो 1 से लेके 15 तक का आप सारा डाटा इकट्ठा करोगे, इस फॉर्म्स में भरोगे, जैसे फॉर्म 1 का डाटा फॉर्म 1 में भरोगे, 2 में भरोगे, 3 में भरोगे, और ये जो CICs है उनके पास भेजोगे। और उनके पास भेजने के लिए कितना टाइम है आपके पास? 7 दिन का, 7 डेज का। रिपोर्टिंग डाटा आपका फोर्टनाइट बेसिस पे कलेक्ट होएगा, और अगले 7 दिन में आपको ये CICs के पास भेजना पड़ेगा, ठीक है। फिर CICs इसको रिव्यू करेंगी, अगर उनको ठीक लगा तब तो वो सबमिट कर लेंगी, अगर उनको ठीक नहीं लगा तो वो आपका डाटा रिजेक्ट करके आपको वापस सेंड कर देगी। तो जब CIC ने आपको वापस सेंड कर दिया तो उसके पास आप उस टाइम से लेके अगले 7 दिन तक आपके पास टाइम है उस डाटा को करेक्ट करके दोबारा CICs के पास भेजने के लिए, ठीक है। मतलब आपने क्या करना है,
जो पहले 15 दिन का डाटा है उसको इकट्ठा करना है और वो अगले 7 दिन में सीआईसीज के पास भेजना है। सीएससी इसको ठीक लगा तब तो एक्सेप्ट कर लेगी, और बाय चांस उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो जिस दिन आपको वो डाटा रिजेक्ट किया है उससे अगले 7 दिन में उस डाटा को ठीक करके वापस सीआईसी के पास भेजना है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। और यहाँ पे एक चीज और बोला गया है कि जो ये आपकी रिव्यू मैकेनिज्म, हर जो बैंक है वो क्या करेगा, एक टेक्निकल ग्रुप बनाएगा। ठीक है, टेक्निकल वर्किंग ग्रुप बनाएगा, टेक्निकल वर्किंग ग्रुप, जो कि साल में कम से कम एक बार मिलेगा ही मिलेगा। और ये टेक्निकल वर्किंग ग्रुप क्या बनाएगा, एक अपनी सब ग्रुप बनाएगा, एक सब ग्रुप बनाएगा जो कि 6 महीने में एटलीस्ट एक बार मिलेगा। ये साल में, एक ईयर में एटलीस्ट वन, और ये 6 मंथ्स में एटलीस्ट वन, ठीक है, बार मीटिंग करेंगे। ये टेक्निकल वर्किंग ग्रुप बनाएगा ताकि रेगुलर चेंजेस क्या करने हैं, रिव्यू मैकेनिज्म ठीक चल रहा है कि नहीं, उसको फॉलो कर सके ये टेक्निकल वर्किंग ग्रुप। ये इतना काम का नहीं है। बेसिकली इसमें क्या है कि जो आपका डाटा कलेक्ट होगा वो कैसे होगा, फोर्टनाइट बेसिस पे, और वो सीआईसी के पास 7 दिन के अंदर पहुंचना चाहिए। और बाय चांस सीआईसी इसको रिजेक्ट कर देती है तो जिस दिन रिजेक्ट किया उसके अगले 7 दिन के अंदर आपको ये वापस सीआईसी के पास भेजना पड़ेगा। और टोटल सीआईसी है कितनी इंडिया में, टोटल आपकी 4 है। कौन कौन सी, सिबिल, इक्वाफैक्स, एक्सपीरियन एंड क्रिफ हाईमार्क। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी क्रेडेक्स के बारे में। अब क्रेडेक्स क्या है, एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जो कि इंडिया की लार्जेस्ट सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म है। इसको रिसेंटली आरबीआई से अप्रूवल मिल गया, किस चीज के लिए, ताकि ये ट्रेड प्लेटफॉर्म पे काम कर सके, ट्रेड प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट कर सके। अब यहाँ पे ट्रेड क्या है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये एक ट्रेड प्लेटफॉर्म है, ये एक आरबीआई ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया था। अब इस पे ऑपरेट करने का लाइसेंस अप्रूवल मिल गया क्रेडेक्स को, और ये किस नाम से काम करेगी वहां पे, डीटीएक्स नाम से, डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज के नाम से। अब ट्रेड्स है क्या बेसिकली, तो देखो ट्रेड आपका बनाया गया था बेसिकली एमएसएमई सेक्टर के लिए। अब यहाँ पे होता क्या, समझ लो एक एमएसएमई है एबीसी नाम का, एबीसी लिमिटेड। ठीक है, और इनका काम है समझ लो पाइप्स बनाने का, पाइप्स बनाने का काम है इनका। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे XYZ कंपनी ने एबीसी लिमिटेड को ऑर्डर दिया कि भाई आप हमारे लिए पाइप्स बनाओ, समझ लो 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की पाइप्स बनाओ। तो एबीसी कंपनी ने 10 लाख रुपए की पाइप्स बनाई और XYZ कंपनी को दे दी। बदले में XYZ कंपनी को क्या करना चाहिए, 10 लाख रुपए एबीसी कंपनी को देने चाहिए। पर XYZ कंपनी ने कहा देखो अभी तो आपने हमें पाइप्स दी हैं, हम इधर आगे कस्टमर्स को बेचेंगे, फिर हमारे पास पैसे आएंगे तब आपको पैसे देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, बदले में आपको इनवॉइस जो है वो साइन करके दे रहे हैं, और आपको इनवॉइस साइन करके दे रहे हैं, और 2 महीने बाद आपके 10 लाख की पेमेंट आपको वापस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो एबीसी कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल थी, वर्किंग कैपिटल जो ये डेली काम करने के लिए कैपिटल थी, वो तो इन्होंने सारी इस ऑर्डर में लगा दी, ये 10 लाख की पाइप्स बनाने में लगा दी। अब इन्होंने सोचा वहां से पैसे आएंगे इसलिए हम फिर अगले ऑर्डर पे काम करेंगे। पर XYZ ने क्या किया, इनवॉइस साइन करके दे दी और बोला 2 महीने बाद पैसे ले जाना। तो यहाँ पे क्या हुआ, एबीसी के पास वर्किंग कैपिटल का क्रंच हो गया, वर्किंग कैपिटल नहीं बची उसके पास। तो यहाँ पे एबीसी क्या करता है, एबीसी करता है कि ये जो इनवॉइस XYZ कंपनी ने साइन करके दी, ये जाएगा बैंक के पास, बैंक के पास जाएगा और बोलेगा देखो ये XYZ कंपनी को मैंने 10 लाख रुपए का सामान बेचा है, इन्होंने मेरे को इनवॉइस साइन करके दिया है, आप ये इनवॉइस लीजिए और मेरे को पैसे दे दीजिए, मैंने अगला ऑर्डर पूरा करना है। तो बैंक यहाँ पे क्या करता है, जैसे 10 लाख का सामान है तो समझ लो 9.50, 9.5 लाख रुपए जो है वो एबीसी कंपनी को दे देगा। ठीक है, और ये जो 10 लाख बचे ना अब लेने को, ये बैंक की जिम्मेदारी रही XYZ से लेने के लिए। तो बैंक XYZ से 10 लाख रुपए ले लेगा, एबीसी को 9.5 लाख दे देगा, 50,000 का बैंक का प्रॉफिट हो गया। ऐसे काम चलता था। पर यहाँ पे क्या हुआ, जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस थी, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम होता है ना एमएसएमई, मीडियम के लिए तो थोड़ी कम दिक्कत होती थी, पर जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस है उसकी ये जो डिस्काउंटिंग होता था ना, बिल्स की डिस्काउंटिंग, ये काफी रेयर होती थी। मतलब जैसे समझ लो XYZ कंपनी जो है एक माइक्रो कंपनी है, तो बैंक बोलेगा कल को ये कंपनी रहे ना रहे, मैं क्यों आपको 9.5 लाख रुपए अपने दे दूं, कल को ये कंपनी भाग गई कुछ हो गया तो ये 10 लाख का इनवॉइस का मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता था, ये माइक्रोज जो कंपनी थी इन पे डिस्काउंटिंग नहीं होती थी बिल्स की काफी। मतलब जो माइक्रो कंपनी बिल इशू करती थी, इनवॉइस इशू करती थी, उस पर पैसा नहीं मिलता था। तो कस्टमर्स को क्या करना पड़ता था, बैंक टू बैंक घूमना पड़ता था कि कौन सा बैंक मेरे को पैसे दे रहा है, कौन सा बैंक मेरे को पैसे देगा, या कौन सी कंपनी एनबीएफसी मेरे को पैसे देगी। तो ये काफी हेक्टिक प्रोसेस था। तो इसको सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, ट्रेड प्लेटफॉर्म बनाया।
ट्रेड प्लेटफॉर्म बनाया। यहाँ पे आपके बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एनबीएफसीज पहले से ही रजिस्टर है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको, जैसे ये एबीसी कंपनी है, अब इसको बैंक टू बैंक जाके नहीं घूमना पड़ेगा कि कौन सा बैंक मेरे को पैसे देगा ना। यहाँ पे क्या करेगी एबीसी कंपनी, इस इनवॉइस को यहाँ पे कर देगी ट्रेड प्लेटफॉर्म पे अपलोड, और जो बैंक इसको बेस्ट डील दे रहा होगा वहां से ये सिलेक्ट कर लेगी। अब इसको बैंक टू बैंक घूमना नहीं पड़ेगा, या फिर कंपनी टू कंपनी, एनबीएफसी टू एनबीएफसी घूमना नहीं पड़ेगा। ये सिंपल इनवॉइस को अपलोड कर देगी, और जहां से बेस्ट डील मिल रही होगी, जो इसको जैसे जैसे यहाँ पे समझ लो एक बैंक ने तो 9.5 लाख रुपए दिए, क्या पता एक बैंक इसको 9.60 लाख दे दे, एक बैंक इनको 9.65 लाख दे दे, तो जो बैंक इसको बेस्ट डील दे रहा होगा उसके साथ टाई अप कर लेगी। तो यहाँ पे बैंक्स के साथ साथ कंपनीज भी इस पे परचेज करती हैं इनवॉइस को। तो ये यहाँ पे टोटल पहले 4 कंपनीज को लाइसेंस मिला हुआ था। कौन कौन सी? RXIL, M1 एक्सचेंज, इनवॉइस मार्ट, C2FO कोलैबोरेट कैश फ्लो ऑप्टिमाइजेशन। जो RXIL है ये किसके साथ मिलके बनाया? ये सिडबी ने अपने साथ मिलके बनाया हुआ है RXIL, ठीक है। तो क्रेडेक्स जो है वो 5वीं कंपनी बन गई जो ऑपरेट कर पाएगी ट्रेड प्लेटफॉर्म पे, मतलब ये भी किसी के इनवॉइस को परचेज कर पाएगी और बदले में उसको पैसे उधार दे पाएगी। तो यहाँ पे देखो बैंक्स ही नहीं, कंपनीज भी ट्रेड कर सकती हैं ट्रेड प्लेटफॉर्म पे। और ये बेसिकली किसके लिए बनाया गया है? सिर्फ और सिर्फ एमएसएमईज के लिए बनाया गया है। एमएसएमईज के लिए बनाया गया है। सिर्फ एमएसएमईज अपनी इनवॉइस को अपलोड करेंगे और वहां से पैसे उधार लेंगे। तो ट्रेड प्लेटफॉर्म लॉन्च कब हुआ था? 2018 में। अब ऐसा समझ लो मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मैं फाइनेंस में डील करता हूँ, मेरी एक कंपनी है, और मैं चाहता हूँ मैं भी ट्रेड प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो जाऊँ और किसी का इनवॉइस जो है वो उधार ले लूँ और उसको पैसे उधार दूँ मैं, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो मेरी मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 25 करोड़ की होनी चाहिए, और जो मेरी कंपनी का टर्नओवर है वो कम से कम 250 करोड़ का होना चाहिए। तब जाके मैं अपने आप को इस ट्रेड प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट करने के लिए अर्जी डाल पाऊंगा आरबीआई के पास। फिर वो अर्जी पास होएगी फेल वो अलग बात है, ठीक है, पर अर्जी डालने के लिए मेरे को कम से कम पेड अप कैपिटल कितनी चाहिए? 25 करोड़ की, और मेरा कंपनी का टर्नओवर कितना होना चाहिए? 250 करोड़ का। तब जाके मैं अप्लाई कर पाऊंगा टू ऑपरेट ऑन ट्रेड प्लेटफॉर्म। फिर आरबीआई उसको अप्रूवल देगा तो मैं कर लूंगा उस पर काम, नहीं देगा तो मैं उस पर ऑपरेट कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो टोटल 5 कंपनीज को ट्रेड पे ऑपरेट करने का अप्रूवल मिला है, और 5वीं कंपनी कौन सी है? क्रेडेक्स। और पहली 4 कौन सी हैं? सबसे पहली है आपकी RXIL, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? सिडबी के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ट्रेड जो है वो आने वाले टाइम में काफी ग्रो करेगा ऐसा बोलना है। अभी ट्रेड पे जो काम हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, कितने का हो रहा है? 30 बिलियन का हो रहा है एनुअली, और ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 50 बिलियन का 2026 तक, ऐसा मानना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है आपका आरबीआई ने कुछ चेंजेस किए हैं फेमा एक्ट में। अब फेमा क्या है? आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अब इसमें चेंजेस किए हैं ताकि ये फैसिलिटेट कर सकें क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को। क्रॉस बॉर्डर मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड, उसको फैसिलिटेट कर सकें और उस क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को करवा सकें विद द हेल्प ऑफ इंडियन रुपीस। उसकी जो सेटलमेंट हो वो इंडियन रुपीस में हो, डॉलर का यूज ना हो। इसलिए इन्होंने फेमास में कुछ चेंजेस किया। अब ये चेंजेस क्या है कि इंडियन बैंक्स जो हैं जिनकी ब्रांचेस ओवरसीज है, मतलब दूसरी कंट्रीज में जिनकी ब्रांचेस है, वो अब वहां के लोग जो है, इंडिविजुअल्स जो हैं या फिर एंटिटीज होगी फर्म्स जिनके करंट अकाउंट वगैरह होते हैं, जैसे दुकान हो गई मेरी या कुछ इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, उनको बोलते हैं एंटिटीज जो कि करंट अकाउंट खुलवाती हैं बेसिकली। उनके अकाउंट खोल पाएंगे इंडियन रुपीज में। वो बैंक जो इंडिया के बैंक्स जो है जिनकी ब्रांचेस फॉरेन में है, वो अब इंडियन रुपीज में अकाउंट खोल पाएंगे इंडिविजुअल्स के और एंटिटीज के, और उस अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो, उसको वो कर पाएंगे उस अकाउंट के द्वारा बाय यूजिंग इंडियन रुपीज, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो नॉन रेजिडेंट्स है, ठीक है, जो इंडिया में है, वो आप ना अपना क्या कर सकते हैं? स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब इसका क्या बेनिफिट है? सपोज एक अमेरिकन है जैकब, उसने क्या किया, इंडिया में एक होटल जो है वो लीज पे ले रखा है कि मैं होटल बिजनेस करूंगा। अब जो ये होटल से इसको इनकम होगी, अब इंडिया में होटल है इंडिया में, ठीक है, जो इसने लीज में ले रखा है, तो इस होटल में रहेंगे भी कौन? जो इंडिया के लोग होंगे, ठीक है, इंडियंस जो होंगे या फॉरेनर्स थोड़े बहुत जो होंगे वो रहेंगे, ठीक है। अब इस होटल में पेमेंट किस में होगी? INR में। अब जैकब जो है वो अमेरिकन बंदा है, ठीक है, वो अमेरिका में रहता है, उसने बस ये बिजनेस खोल रखा है यहाँ पे।
अब वो क्या करता था, पहले इस इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करता था, फिर अपने अकाउंट में क्रेडिट करवाता था, जिससे इसको एक्सचेंज रेट देना पड़ता था। अब यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, ऐसे पर्सन जो नॉन रेजिडेंट है, जो इंडिया के नहीं है, ठीक है, बाहर के हैं, नॉन रेजिडेंट, वो क्या खुलवा सकते हैं, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। मतलब अब जैकब जो है वो इंडिया के बैंक में एक ऐसा अकाउंट खुलवा सकता है, SNRR, ठीक है, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। अब इससे फायदा क्या होगा, जो भी इसको होटल से इनकम हो रही है रुपीज में, वो सारा पैसा इसके इस अकाउंट में रुपीज में क्रेडिट हो जाया करेगा। अब ये इस पैसे को, जैसे इसने होटल में कुछ वर्कर्स रखे होंगे, स्टाफ रखा होगा, उनको सैलरी देनी है, तो वो इसी अकाउंट का यूज करके उनको सैलरीज भी दे पाएगा, ठीक है। तो ये नॉन रेजिडेंट्स के लिए स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट्स की फैसिलिटी चालू कर दी है। साथ ही साथ स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट भी चालू कर दिया है। अब स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट क्या होता है, देखो बेसिकली दो अकाउंट होते हैं आपके, नॉस्त्रो वोस्त्रो, तीसरा लॉरो होता है, ठीक है, वो छोड़ दो। नॉस्त्रो वोस्त्रो ये होता क्या, बेसिकली सपोज इंडिया का बैंक है अपना SBI, अब अमेरिका का बैंक है बैंक ऑफ अमेरिका। अब जब बैंक ऑफ अमेरिका ये USA में है, ये इंडिया में है, ठीक है, जब बैंक ऑफ अमेरिका अपना अकाउंट इंडिया के एक बैंक में खुलवाएगा, तो बैंक ऑफ अमेरिका के लिए ये वाला अकाउंट क्या हुआ, वोस्त्रो, और इंडियन बैंक के लिए ये वाला अकाउंट क्या हुआ, नोस्त्रो। ये भी हमने बैंकिंग अवेयरनेस में डिटेल में पढ़ा है। अभी मैं इसको डिटेल में समझाने लगूंगा तो लेक्चर पहले ही आधे घंटे से ऊपर का हो गया और लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये वोस्त्रो अकाउंट जो बैंक ऑफ अमेरिका वाला SBI के पास खुलवा रहा है, अब ये भी रुपीज में खुल जाया करेगा, ठीक है, ये भी रुपी डिनोमिनेटेड खुल जाया करेगा। तो ये स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट की फैसिलिटी भी चालू कर दिया आरबीआई ने। और ये सारी फैसिलिटीज चालू कैसी हुई हैं, जब इन्होंने फेमा में कुछ चेंजेस लाए गए हैं। अब देखो यहाँ पे आरबीआई ने एक स्पेशली मेंशन किया है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, बाहर का बंदा है, और वो SNRR अकाउंट खुलवाना चाहता है, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट, पर अगर वो बंदे की नेशनैलिटी पाकिस्तान की है या फिर बांग्लादेश की है, तो उसको पहले आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर जाके उसका ये SNRR अकाउंट खुलेगा। बाकी जो मर्जी देश से हो, आप सीधा बैंक में जाओ, SNRR अकाउंट खुल जाएगा आपका। पर अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश से हो, तो आपको पहले आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये अकाउंट आपका खुल पाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारे रिलेटेड टू एआरसीज। एआरसीज क्या होती है, आपकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। बेसिकली क्या है, एक तरीके का बैड बैंक है। तो इसके बारे में हमने डीप में एनपीए वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है, बैंकिंग अवेयरनेस की, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ क्या होता है बेसिकली। देखो बैंक के पास लोन लेने दो टाइप के लोग आते हैं, एक तो सैलरीड पर्सन हो गए या फिर एक अनसैलरीड पर्सन हो गए। तो जो अनसैलरीड पर्सन होता है बेसिकली क्या करते हैं, कुछ चीज गिरवी रखते हैं बैंक के पास, ठीक है, कुछ चीज जो है वो कोलेट्रल के फॉर्म में गिरवी रखेंगे। ये बोरोअर है, ये क्या करेगा, ये बैंक को देगा कोलेट्रल, और बैंक बदले में इसको दे देगी कैश। अब बाय चांस कल को ये बोरोवर जो है वो डिफॉल्ट कर गया, इसने बैंक को पैसे नहीं दे रहा है, एनपीए हो गया इसका अकाउंट, तो बैंक के पास दो ऑप्शन है। जो इसने गिरवी रखा है उसको खुद बैंक बाहर जाके बेचे, ऑक्शन करे और पैसे रिकवर कर ले, या तो ये किसी और पार्टी से करवा ले। तो जो दूसरी पार्टी है जो इसके बैंक के बिहाफ पे ये सब काम करती है, वो क्या है, एआरसी। एआरसी क्या करती है, बेसिकली बैंक से ये वाला कोलेट्रल वाला लोन जो है वो परचेज कर लेगी बैंक से। समझ लो ये लोन था, समझ लो 10 करोड़ का। तो एआरसी बोलेगी देखो आपका लोन एनपी हो गया, खराब हो गया, बोरोवर से पैसे लेने में दिक्कत आएगी, तो मैं क्या करता हूँ 8 करोड़ में ये लोन आपसे खरीद लेता हूँ। तो ये जो कोलेट्रल होगा ये ट्रांसफर हो जाएगा इसके नाम पे, एआरसी के नाम पे। अब जो ये कोलेट्रल का इंचार्ज होगा, कोलेट्रल किसके अंडर होगा, एआरसी के अंडर होगा। तो एआरसी के पास दो ऑप्शन है, या तो एक कोलेट्रल को ऑक्शन करके बेच दे, या फिर इस पे अपनी सिक्योरिटी रिसिप्ट्स बनाए, इस कोलेट्रल पे सिक्योरिटी रिसिप्ट्स बनाए और क्वालिफाइड बायर्स को बेचे, ठीक है। ये डीप में प्रोसेस है पूरा ही, मैंने एनपीए वाली डीप वीडियो में सरफाइसी एक्ट और ये एआरसी के बारे में पूरा डीप में वहां डिस्कस किया, वहां जाके देख सकते हैं। तो मोटा मोटा बात करें तो एआरसी का काम क्या होता है, बैंक से जो है गिरवी, जो लोन हम गिरवी रख के लेते हैं, वैसे जो लोन अगर खराब हो जाए तो वो बैंक से एआरसी परचेज कर लेती है वैसे लोन, और जो गिरवी रखी हुई चीज है उसको बेच के पैसे सेटल करती है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि आरबीआई ने गाइडलाइंस क्या निकाली है कि अगर ये जो सेटल कर रहे हो आप लोन, एनपीएल हुआ लोन बोरोवर के साथ सेटल कर रहे हो, और इसका जो अमाउंट बचा हुआ है वो 1 करोड़ से ज्यादा है या फिर 1 करोड़ या 1 करोड़ से नीचे है, तो दो क्राइटेरिया बना दिया आरबीआई ने। आरबीआई ने क्या बोला, पहले तो एआरसी को बनाना पड़ेगा एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी। इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी जिसको चेयर कौन करेगा, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करेगा चेयर,
और इसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो टोटल इसमें या तो फिर 1/3 जितने भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसका 1/3 होना चाहिए इस इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी में, या फिर टोटल स्ट्रेंथ 3 होनी चाहिए, जो भी ज्यादा होगी। समझ लो, अगर देखो इसका मैं मतलब समझाता हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपकी कंपनी में एआरसी में समझ लो 6 है, तो 6 का 1/3 कितना हुआ 2, तो यहाँ पे 3 होने चाहिए, ठीक है मैक्सिमम। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 1/3 जो है और 3 वैल्यू जो है, 3 वैल्यू जो है, इनमें से जो चीज ज्यादा होगी वो रखी जाएगी। अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है समझ लो 12, तो 12 का 1/3 कितना हुआ 4, तो आपके 4 मेंबर होने चाहिए इस इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी में। अगर आपके बोर्ड ऑफ मेंबर समझ लो है 3, तो 3 का 1/3 कितना हुआ 1, तब क्या होगा आपके 3 डायरेक्टर्स रखने पड़ेंगे इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी में। तो 1/3 ऑफ बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर 3, इन दोनों में से जो वैल्यू ज्यादा होगी वो रखे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, अगर जो सेटलमेंट अमाउंट है, जो आपका एनपीए अमाउंट है, जो आप बोरोवर के साथ सेटल करने वाले हो, वो 1 करोड़ से ज्यादा है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सेटलमेंट वाला प्रपोजल पहले इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी के पास रखना पड़ेगा, फिर वो उसको अप्रूवल देगी, फिर जाके आप उसको सेटल करोगे। दूसरा केस है, अगर जो अमाउंट है वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है, तो उसमें क्या है कि सेटलमेंट जो है वो कोई भी एक बड़ा ऑफिशियल अप्रूव कर सकता है, पर वहां पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ऑफिशियल वो ही अप्रूव करेगा जो उस वक्त एक्वायरिंग करने के वक्त में उस डील में शामिल नहीं था। मतलब समझ लो एक लोन था 80 लाख का, जो कि एनपीए हो रखा था और एसबीआई के पास था, तो एआरसी ने क्या किया, ये 80 लाख का लोन जो है ये परचेज कर लिया एक एआरसी ने, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने। अब जब ये एआरसी ने एसबीआई के साथ डील की, तो इसमें जो जो ऑफिशियल्स थे, ठीक है, जो भी ऑफिशियल्स थे वो उस अप्रूवल के वक्त में नहीं होने चाहिए। मतलब जो डील करते वक्त, जब हमने लोन एक्वायर किया बैंक से, तो जो डील करते वक्त उस टाइम प्रेजेंट थे बंदे, उन बंदों से आप अप्रूवल नहीं लोगे, उनके अलावा कोई और सीनियर बंदों से अप्रूवल ले सकते हो। उसमें आपको इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी के पास जाने की जरूरत नहीं है, जब लोन अमाउंट जो है वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से नीचे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि रिसेंटली चेंज हुआ था। एआरसी बनानी है अगर मेरे को, तो मेरी नेट कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो पहले होता था 100 करोड़ होनी चाहिए, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया है 300 करोड़, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है आपका, आरबीआई ने क्या करना है, आरबीआई करेगी 1.5 लाख करोड़ रुपए इंजेक्ट बैंकिंग सिस्टम में। अब इसके 3 मेथड बताए हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे करेगी 1.5 लाख करोड़, 3 मेथड से करेगी। तो सबसे पहला मेथड क्या है आपका, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ। अब यहाँ पे क्या होता है, सपोज समझिए इस बात को, ये है हमारा आरबीआई। जब भी आरबीआई को बैंकिंग इंडस्ट्रीज में पैसा डालना होता है, पैसा इन्फ्यूज करना होता है, तो आरबीआई क्या करता है, बैंक जो है हमारे, इनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर खरीदेगा तो बदले में बैंक को क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो यहां से क्या हो जाता है, पैसा इन्फ्यूज हो जाता है बैंकिंग सिस्टम में। वहीं इसका उल्टा भी करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू वो बैंक से पैसा खींच भी लेता है आरबीआई। वो कैसे, जब आरबीआई को बैंक से पैसा खींचना होता है, तब आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करता है। आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करता है, और बैंक को क्या करना पड़ता है, इसको परचेज करना पड़ता है, तो बैंक को क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा आरबीआई को। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस का यूज करके आरबीआई पैसा डालता भी है बैंकिंग इंडस्ट्री में, और बैंकिंग इंडस्ट्री से पैसा खींचता भी है। पर यहाँ पे क्या कर रहा है आरबीआई, आरबीआई करेगा 60,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज, कैसे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करके। मैं खरीद रहा हूँ कुछ चीज, तो मेरे को बदले में पैसे देने पड़ेंगे, और ये 3 हिस्सों में करेगा, 20,000 करोड़ के 3 हिस्से। पहला होगा आपका 30 जनवरी को, दूसरा होगा फरवरी 13 को, और तीसरा होगा 20 फरवरी को। तो 20,000 20,000 20,000, टोटल 60,000 करोड़ रुपए बैंकिंग इंडस्ट्री में इन्फ्यूज करेगा आरबीआई थ्रू ओएमओ। दूसरा है आपका वेरिएबल रेपो रेट। अब यहाँ पे क्या करेगा, आरबीआई जो है वो वेरिएबल रेपो रेट पे 50,000 करोड़ रुपए बैंकिंग इंडस्ट्रीज को देगा, और बदले में क्या लेगा, बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखवाएगा, ठीक है। जैसे आपका रेपो रेट क्या होता है, बेसिकली यही तो होता है आपका रेपो रेट। क्या होता है आपका, बैंक जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास रखता है और बदले में पैसे लेता है। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेगा बैंक से और बदले में पैसे देगा, और ये कब से करेगा, 7 फरवरी 2025 से। तो यहीं से आपको हिंट लग जाना चाहिए था कि इस वाली मॉनेटरी पॉलिसी में जो है वो रेपो रेट जो है वो डिक्लाइन होगा। क्यों,
क्योंकि देखो अगर रेपो ये 7 फरवरी से पहले कर देते, करने को तो ये 30 जनवरी को भी कर सकते थे, पर इन्होंने क्या कहा 7 फरवरी को। क्यों? तब तक मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज हो जाएगी और वहां पे वो रेपो रेट कट करने वाले थे, इसलिए इन्होंने 7 फरवरी की टाइमलाइन रखी। जैसे यहाँ पे देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन में तो इन्होंने 30 जनवरी रख दिया, तो यहाँ पे भी ये 30 जनवरी को कर सकते थे कि भाई आप हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दीजिए और हम 50,000 करोड़ रुपए आपको देंगे, पर उनको पता था हम रेपो रेट 7 फरवरी को कम करने वाले हैं, और अगर हमने रेपो रेट कम कर दिया और पैसे पहले ले लिए, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पहले लेके पैसे दे दिए, तो बैंक भी बोलेंगे कि आपने हमें 0.25% पे महंगा दिया, इससे बढ़िया तो हम 10 दिन बाद लेते, हमें 0.25% सस्ता मिलता। इसलिए उन्होंने वो चालू ही कब से किया? 7 फरवरी से। तो यहाँ से आपको हिंट मिल सकता था एक, अगर कोई ढंग से पढ़ता है इसको, तो कि भाई आने वाले टाइम में रेपो रेट कम होने वाला है, और वो हुआ भी अगली मॉनेटरी पॉलिसी में जो फरवरी में आई है। इसको 2-3 दिन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्वैप एग्रीमेंट की है। स्वैप एग्रीमेंट, $5 बिलियन के स्वैप एग्रीमेंट। अब देखो जो बैंक है हमारे, जैसे एनआरआई आया, ठीक है, वो बाहर से डॉलर लेकर आया, वो बैंक में जाएगा और डॉलर देगा और बदले में कैश ले लेगा, रुपीज ले लेगा। तो ऐसे बैंक्स के पास काफी ज्यादा डॉलर में पैसे होते हैं, फॉरेन करेंसी में पैसे होते हैं, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या किया? एक स्वैप एग्रीमेंट किया है। स्वैप एग्रीमेंट किया है, उसमें क्या बोला है कि हम 5 बिलियन यूएसडी डॉलर जो है वो आपसे लेंगे, बदले में आपको पैसे देंगे 6 महीने के लिए। पर स्वैप एग्रीमेंट है तो 6 महीने बाद क्या करना पड़ेगा? वापस आरबीआई को डॉलर बैंक को देने पड़ेंगे और वहां से पैसे वापस लेने पड़ेंगे। तो स्वैप एग्रीमेंट का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो जो 5 बिलियन डॉलर के 5 बिलियन डॉलर जो है वो बैंक से आरबीआई ले लेगा, जिससे क्या होगा? आरबीआई का फॉरेक्स भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात, बैंक्स को 5 बिलियन डॉलर के इक्विवेलेंट रुपीज भी मिल जाएंगे। तो ऐसे करके बैंकिंग इंडस्ट्री में 1.5 लाख करोड़ रुपया इन्फ्यूज करने वाली है आरबीआई, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड यूजिंग वॉइस कॉल एंड एसएमएस। तो यहाँ पे दो बातें, एक वॉइस कॉल एसएमएस के फ्रॉड्स के बारे में भी है, और एक सबसे अच्छी बात बोली गई है, वो क्या है वो समझते हैं। सपोज जैसे ये आजकल बैंक में हो भी रहा है, जैसे एक है कस्टमर, समझ लो राहुल नाम का। अब राहुल ने क्या किया? एक बारी एसबीआई में अकाउंट खुलवाया और इसने कोई मोबाइल नंबर लगाया था, समझ लो बीएसएनएल का, और इससे उसने गूगल पे यूपीआई आईडी बना रखी थी। अब क्या हुआ? ये बात है समझ लो 2018 की। फिर 2022 में क्या हुआ? राहुल जो है वो ग्रेजुएट हो गया और इसको क्या हुआ? एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई और कंपनी वालों ने समझ लो पीएनबी में अकाउंट खुलवाया। तो राहुल ने क्या किया? पीएनबी में अपना सैलरी अकाउंट खुलवा लिया और वहां पे वो सारी ट्रेडिंग करने लग पड़ा, और ये बाहर चला गया तो इसको वहां पे जाके बीएसएनएल के सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसने जियो की सिम ले ली नई, ठीक है। तो क्या हुआ? 2022 में ये कर दिया, तो अब आ गया 2025 और इसने मुड़ के एसबीआई वाला अकाउंट देखा ही नहीं, उससे सारे पैसे विड्रॉल कर लिए, बंद भी नहीं करवाया उस अकाउंट को, ठीक है। अब 2025 आ गया और इसने बीएसएनएल वाली सिम को भी रिचार्ज नहीं कराया, फेंक दिया। तो क्या होगा? बीएसएनएल वाले जो वो टेलीकम्युनिकेशन है, वो उस नंबर को किसी और कस्टमर को अलॉट कर देते हैं, किसी और कस्टमर को, जैसे समझ लो आपका अजय को अलॉट कर दिया वो बीएसएनएल का नंबर। अब अजय ने भी उस नंबर का यूज करके यूपीआई आईडी बना दी। अब एक थर्ड पर्सन अजय को पैसे भेज रहा है उस बीएसएनएल वाले नंबर पे, पर राहुल ने किसी टाइम पहले एसबीआई में वो नंबर यूज करके यूपीआई आईडी बनाई थी, तो गलती से उस नंबर पे पैसे ट्रांसफर किए तो वो चले गए राहुल के खाते में। ऐसा काफी हो रहा है आजकल बैंकिंग में। तो यहाँ पे इसको मद्देनजर रखते हुए ये हमारी मिनिस्ट्री ने क्या बोला है कि भाई इन्होंने एक लिस्ट बनाई है, मोबाइल नंबर रेवोकेशन लिस्ट। वो नंबर जो खत्म हो गया और वो दोबारा किसी और को अलॉट किए जा रहे हैं, उसकी लिस्ट बनाई हुई है। और ये किसके द्वारा बनाई गई है? डिप के द्वारा, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, जो कि डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। अब इन्होंने ये लिस्ट बनाई है। अब इस लिस्ट का फायदा क्या है? इसमें आपको सारे नंबर मिल जाएंगे जो किसी टाइम पे किसी और के पास थे, पर अब कंपनी ने उसको बंद करके किसी नए कस्टमर को अलॉट किए। तो यहाँ पे आरबीआई कह रहा है कि आप इस लिस्ट का यूज कीजिए, और अगर कोई नंबर आपके कस्टमर के अकाउंट में लगा हुआ है तो उस कस्टमर को इन्फॉर्म कीजिए कि भाई आपका ये नंबर अपना चेंज करवाइए और नया नंबर लीजिए, क्योंकि ये नंबर किसी और को अलॉट हो गया है। इससे क्या है? म्यूल अकाउंट्स का फॉर्मेशन भी कम होएगा, फिर फ्रॉड्स होने की भी सिचुएशन कम हो जाएगी। एक तो ये। दूसरी बात, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप संचार साथी पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। संचार साथी पोर्टल पे जाके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आप, अगर आपका मोबाइल फोन गुम हो जाता है तो उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। फिर आपका जो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है उसकी भी जानकारी यहाँ से संचार साथी पोर्टल से ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ बैंक्स को एक और बात बोली है कि देखो हर बैंक का अलग अलग अपना कस्टमर नंबर होता है, कस्टमर केयर नंबर वगैरह,
जो कोई ऑफर के लिए बोलता है कि भाई आपको लोन आया है, आप इतने का लोन ले सकते हो, तो हर चीज का अलग अलग मोबाइल नंबर होता है। तो यहाँ पे आरबीआई बोल रहा है कि बैंक्स को एक स्पेसिफिक नंबर रखने पड़ेंगे, या तो 1600 की सीरीज या फिर 140 की सीरीज। 1600 की सीरीज किस लिए? कि आपने कोई सर्विस कॉल करनी है अपने कस्टमर को, ठीक है। और 140 की सीरीज अगर आपने कोई प्रमोशनल कॉल करनी है अपने कस्टमर को, जैसे कि सर आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर है, सर आपको लोन आया है, आपको बिना डॉक्यूमेंट्स के लोन आया है, तो आपको ये नंबर रखने पड़ेंगे अपने स्पेसिफिक। 1600 की सीरीज सर्विस कॉल्स के लिए और 140 की सीरीज वॉइस कॉल के लिए। सभी बैंक्स को इसके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ कस्टमर को एक ऑप्शन दिया है कि समझ लो आपने डीएनडी लगा रखा है, डू नॉट डिस्टर्ब, फिर भी आपको आपको फालतू की ये प्रमोशनल कॉल्स आ रही हैं, तो आप कंप्लेन कर सकते हो 1909 नंबर पे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपके साथ कोई कम्युनिकेशन फ्रॉड हो रखा है कि जी हमें अपना ओटीपी दीजिए, हम बैंक से बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो 30 दिन के अंदर आप चक्षु प्लेटफॉर्म, ये जरूरी है, चक्षु प्लेटफॉर्म ये कहाँ मिलेगा आपको? वही संचार साथी पोर्टल के ऊपर, वहां पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हो। और आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो रखा है, साइबर फ्रॉड हो रखा है, तो उसके लिए कॉल करने के लिए नंबर क्या है? 1930, और उसकी वेबसाइट क्या है? cybercrime.gov.in, ठीक है। तो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है, आरबीआई ने सेटअप की एक कमेटी जिसका नाम है एमके जैन कमेटी। मतलब जो इसके चेयरपर्सन होंगे वो कौन होंगे? एमके जैन। और ये टोटल 5 मेंबर की कमेटी है, बाकी 4 मेंबर्स के नाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसका नाम क्या कमेटी का? स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी। और इसके पहले चेयरपर्सन कौन थे? श्यामलाल गोपीनाथ जी, 2021 में। तो इस जो कमेटी बनाई गई है, इसका टेन्योर कितना है? 3 साल का। और ये कमेटी बेसिकली किस लिए बनाई गई है? कि जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपका लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दो तरीके के लाइसेंस, या तो वो यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जो इंस्टीट्यूट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको रिव्यू करने के लिए, उनको इवेल्युएट करने के लिए, उनको लाइसेंस देना है कि नहीं, पूरी जांच पड़ताल करने के लिए इस कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है, जिसको हेड कौन कर रहा है? एमके जैन जी, ठीक है, एमके जैन। और 5 मेंबर की कमेटी है, बाकी 4 मेंबर्स के नाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये जो कमेटी है इसका नाम क्या है? स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी। और इसके पहले चेयरपर्सन कौन थे? श्यामलाल गोपीनाथ जी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी दिया है कि एप्लीकेशन कौन कौन सी आ रखी है। तो यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस की बात करूं मैं, तो उसके लिए 2 एप्लीकेशंस आ रखी है, अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस की बात करूं तो उसके लिए 2 एप्लीकेशन आ रखी है, फिनो पेमेंट बैंक की और वीएफएस कैपिटल लिमिटेड की। तो देखो, अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना है तो उसकी पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 200 करोड़ की। साथ ही साथ उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें फाइनेंशियल फील्ड में, ठीक है। और वहीं अगर किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर यूनिवर्सल बैंक बनना है तो पेड अप कैपिटल कितनी चाहिए? लगभग 1000 करोड़ की। और सीआरएआर कितना मेंटेन होना चाहिए उसका? 15% का। और ये 200 करोड़ किस लिए? जैसे समझ लो कि कोई पहले से ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ये सब वगैरह है, ठीक है, और उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना है, तो 200 करोड़ की मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए। और वहीं किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनना है तो कितनी पेड अप कैपिटल चाहिए? 1000 करोड़ की। और सीआरएआर कितना मेंटेन करना पड़ेगा? 15% का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है, आरबीआई ने रिलीज की है एनबीएफसी की अपर लेयर में आने वाली एनबीएफसी की लिस्ट। और ये टोटल एनबीएफसी कितनी है? 15 एनबीएफसी है। और ये कौन कौन सी फील्ड्स हैं तो यहाँ पे आगे दिया गया है। जैसे एलआईसी क्या है आपकी? डिपॉजिट टेकिंग एचएफसी। एचएफसी क्या आता है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो ये 15 की लिस्ट दी गई है, एक बार इन 15 के नाम भी पढ़ लीजिएगा और ये किस फील्ड से रिलेटेड है ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो एनबीएफसी को बेसिकली 4 लेयर में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका बेस लेयर, फिर आता है आपका मिडल लेयर, फिर आता है आपका अपर लेयर, और लास्ट में आता है आपका टॉप लेयर। और ये ऐसे है। तो बेस लेयर में कौन सी आती है आपकी? नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, और जिसकी एसेट साइज जो है वो 1000 करोड़ या उससे कम का है। मिडल लेयर में कौन सी आती है? सारी की सारी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद एसेट साइज ग्रेटर देन 1000 करोड़। फिर अपर लेयर में टॉप 50 एनबीएफसी जो है वो अपर लेयर के लिए एलिजिबल होती हैं, उसमें से आरबीआई सेलेक्ट करता है कि अपर लेयर में रहेंगी कितनी, ठीक है। और टॉप लेयर हमेशा वैकेंट रहती है। जो एनबीएफसी काफी ज्यादा बड़ी बन जाएगी, जैसे
अपना वो नहीं है जैसे डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, जिसमें सिर्फ 3 आ रहे हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई। वैसे ही ये टॉप लेयर का कंसेप्ट है। टॉप लेयर में क्या है बेसिकली, वो एनबीएफसीज आएंगी इन फ्यूचर जो कि बहुत ही बड़ी हो जाएंगी और टू बिग टू फेल कैटेगरी में आ जाएगी, कि अगर ये फेल हो गई तो काफी ज्यादा लॉस होएगा फाइनेंशियली। वो वैसी एनबीएफसी आएंगी टॉप लेयर में। तो वो अभी फिलहाल वैसी एनबीएफसी कोई भी नहीं है, टॉप लेयर हमेशा वैकेंट है अभी तक के लिए, ठीक है। तो ये है आपका लेयरिंग, और ये 15 के नाम एक बार गो थ्रू कर लेना, और ये कौन सी कैटेगरी से ये भी गो थ्रू कर लेना। पिछली बारी शायद एसबीआई में ही एक क्वेश्चन आया था कि ये जो टॉप लेयर में है इनमें से कौन सी एनबीएफसी जो है वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एचएफसी ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो एक बारी वो चीज देख लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर, मतलब वो न्यूज जो कि इंपॉर्टेंट तो है पर इतनी बड़ी नहीं है कि सेपरेटली डिस्कस किया जा सके। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी स्काइडो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक फिनटेक कंपनी है, जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका में। इसको आरबीआई से लाइसेंस मिल गया है ताकि ये काम कर सके एज एन पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, ठीक है। और ये इंडिया की छठी कंपनी बनी है जिसको ये लाइसेंस मिला है। अभी तक 5 कंपनीज को ये लाइसेंस मिला है, और वो कौन कौन सी है, आइडेन इंडियन टेक्नोलॉजी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, अमेजॉन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कैश फ्री पेमेंट, इंडिया आइडियाज .com, पेट एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये छठी कंपनी मिली है जिसको एक पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का लाइसेंस मिला है, ठीक है। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट है हमारा न्यूज इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल आईस्प्रिट, जो कि एक थिंक टैंक है। इन्होंने क्या किया है, एक फॉर्मेशन बनाई है, ठीक है, अंडर कंपनीज एक्ट। और उस फॉर्मेशन का नाम क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसकी सीईओ कौन है, जिसकी सीईओ बनाया गया है प्रियाश्मिता गोहा को। अब इसका बेसिक काम क्या होगा, जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या क्या आता है आपका, वैसे एग्रीकल्चर आता है, एमएसएमई आता है, फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट आता है, फिर एजुकेशन आता है, हाउसिंग आता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वीकर सेक्शन, ये सब आते हैं। तो इनका मेन प्रोसेस क्या है कि ये जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स हैं, इसको इसमें जो सेक्टर्स हैं इनको और ज़्यादा फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जा सके, और ज़्यादा इनको जो लोन्स है प्रोवाइड किए जा सके इजीली। तो इसलिए ये एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसकी सीईओ कौन है, प्रियाश्मिता गोहा जी, ठीक है। और लास्ट न्यूज़ है हमारी, आरबीआई ने क्या किया है, एक नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को लाइसेंस दे दिया है कि वो अपने आप को एक एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना सके, ताकि ये बूस्ट कर सकें जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको। तो देखो जी ये NUCFDC जो है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। और इसको फॉर्म किसने किया था, इसको फॉर्म किया गया था पिछले साल फरवरी 2024 में। तब इसकी कितनी थी पेड अप कैपिटल, 117.95 करोड़, ठीक है। अब इनका एक टारगेट और है, ये आरबीआई से लाइसेंस लेना चाहते हैं एज अ SRO, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, कि ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। मतलब सारी यूसीबीज जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको रेगुलेट कौन कर पाए, ये NUCFDC। पर उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, इनको अपनी पेड अप कैपिटल जो है वो कितनी करनी पड़ेगी, 300 करोड़ की। तो अभी फिलहाल कितनी है, 117.95 करोड़। जब ये 300 करोड़ बन जाएगा, ये इसको आरबीआई से अप्रूवल बन जाएगा टू एक्ट एज एन सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। और आरबीआई चाहता है ज्यादा से ज्यादा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन आए, ताकि आरबीआई की सरदर्दी थोड़ी कम हो सुपरवाइजिंग की, ठीक है। तो ये था हमारा आरबीआई सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। बहुत जल्द आपको नई वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।